फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार मौर्य और मैं आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सेल के विषय में पूर्ण जानकारी दूंगा। यहां से 1% आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यहां पर सेल के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में जो है वीडियो बना चुके हैं। आपको लिंक में जो है मैं प्लेलिस्ट की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जा कर के उसको भी देख सकते हैं। और आगे हम सेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो चलिए पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की सेलों से मिलकर बनी है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं। पृथ्वी की जो परपटी है वो अनेक प्रकार की सेलों से मिलकर बनी है। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाली सभी प्रकार के मुलायम व ठोस पदार्थ, ठीक है, चट्टान व सेल कहे जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। जो पृथ्वी की परपटी है वो अनेक प्रकार की सेलों से मिलकर बनी है। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व ठोस पदार्थ चट्टान व सेल कहे जाते हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप पुनः देख लीजिए सेल किसे कहते हैं। इसको आप देख सकते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व ठोस पदार्थ चट्टान व सेल कहे जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, या कह सकते हो सेल जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला जो हमारा है वो है आग्नेय सेल। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में इग्नियस रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स। दूसरा है अवसादी सेल। ठीक है, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है रूपांतरिक सेल। इसे मेटामॉर्फिक, ठीक है, रॉक्स कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है, फिर अगला है आग्नेय सेल। कौन सा? आग्नेय सेल है। तो इसको देख लेते हैं हम। ये जो पृथ्वी है हमारी, इसका मुख्यतः जो है 3 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर मुख्यतः 3 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। पहली आग्नेय सेल, ठीक है, और जो दूसरी है हमारी, ठीक है, अवसादी सेल है, और तीसरी रूपांतरिक सेल है। और इन तीनों सेलों के बारे में हम आगे विस्तृत पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहला हमारा जो है वो है आग्नेय सेल। थोड़ा सा हम उसको ऊपर कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त व तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारी आग्नेय सेलें हैं, इनका निर्माण जो है, जो हमारा क्रस्ट, हमारी जो क्रस्ट है परत, उसके नीचे उपस्थित, अगर यदि आपने अभी तक हमारे जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर को नहीं देखा है, तो नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर देख लीजिए, तब आपको क्रस्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त व तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। आग्नेय सेल रवादार दानेदार होते हैं। मतलब जो ये आग्नेय सेल होते हैं हमारे, ये दानेदार होते हैं। ये सेल प्राथमिक सेल भी कहे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है प्राथमिक सेल किन्हें कहते हैं? तो आग्नेय सेलों को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन्हीं का निर्माण हुआ। देखो, अगर हम इसको बार बार पढ़ाएं तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। थोड़ा आपको अगर लगे कि हम समझ नहीं पाए हैं तो उसको थोड़ा बैक करके फिर से एक बार देख लिया करो। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार के सेलों में ना तो परतें पाई जाती हैं और ना ही जीवाशेष पाए जाते हैं। कहने का मतलब है, इन प्रकार की जो सेलें हैं, इनमें ना तो जो है परतें पाई जाती हैं, परत
एक परत के ऊपर दूसरी परतें होती हैं। आपने देखा होगा जब आप खेतों की सिंचाई करते हैं तो उसमें एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ती हुई चली जाती है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर है। इनमें ना तो परतें पाई जाती हैं और ना जीवाशेष पाए जाते हैं, मतलब जीवों के अवशेष भी इसमें पाए नहीं जाते हैं। इस प्रकार की चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इन जो ये इस प्रकार की शैलें हैं, इन पर रासायनिक जो अपक्षय हैं, अपक्षय क्रियाएं हैं हमारी, उनका प्रभाव अधिक होता है। अगला है परिणाम स्वरूप इन चट्टानों में विघटन एवं, इसको पढ़ लेते हैं आगे ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है। इस प्रकार, ठीक है, इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। परिणाम स्वरूप इन चट्टानों में विघटन एवं वियोजन होंगे। आपको ध्यान रखना है। क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय शैलों से बना हुआ है। मतलब जो हमारी क्रस्ट है उसका जो 90% भाग है, 90% भाग वो आग्नेय शैलों से बना हुआ है। अवसादी तथा कायांतरिक शैल आग्नेय शैलों का ही जो है निर्मित होती हैं। मतलब आग्नेय शैलों से ही अवसादी और कायांतरित शैलें बनती हैं। ठीक है, कैसे बनती हैं इसको आगे हम विस्तृत पढ़ने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हमने एक चीज़ देखी है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो ये तरीका सही नहीं है हमारे हिसाब से। आप यदि पढ़ रहे हैं तो आपको क्लियर जो है पूरा वीडियो पढ़ना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। और काट काट करके स्किप करके देखने से आप किसी भी मतलब टीचर्स को समझ नहीं सकते। जैसे कि आप किसी क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर मतलब जो है आपने स्टार्ट किया शुरुआत में पढ़ना, फिर जो है आपने 10 मिनट पढ़ाई की, फिर आधे घंटे उठ के चले जाओ, फिर दोबारा आओ, तो वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो आप यदि स्किप करके देख रहे हैं वीडियो को और काट काट करके देख रहे हैं तो ये देखना और ना देखने के बराबर होता है। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो सीखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना जो आवश्यक है। और ये भी नहीं कि 4 दोस्तों के साथ हम बैठे हैं वहाँ पर देख रहे हैं तो वहाँ पर आप इसको नहीं समझ पाएंगे। आप जब एकांत में बैठ करके इसको पढ़ेंगे, जैसे आप क्लास लेते हैं, बाकायदा अपने आप को अनुशासित करके पढ़ेंगे, तब आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर आएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है नो बकवास ओनली खास। आग्नेय शैलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। अंतर्भेदी शैल, देखो इसको आग्नेय शैलें जो हमारी हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहली जो हमारी शैल है वो अंतर्भेदी शैल है। कौन सी है? अंतर्भेदी शैल। इसको हम अंग्रेजी में इंट्रेसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, इंट्रेसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और दूसरी जो है वो बहिर्भेदी शैल है, इसको हम एक्सट्रेसिव, ठीक है, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारी जो आग्नेय शैलें हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हम शैल के बारे में विस्तृत पढ़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पढ़ते रहना है और मस्ती में समझते जाना है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, अंतर्भेदी शैल। ठीक है, ज्वालामुखी से निकलने वाला आग की तरह लाल द्रवित पदार्थ ही मैग्मा है। अगर बात करें मैग्मा की, तो ज्वालामुखी से निकलने वाला आग की तरह लाल द्रवित पदार्थ ही मैग्मा है। आपने देखा होगा ज्वालामुखी जो टीवी वगैरह में दिखाते हैं फटते हुए, तो उससे जो लाल पदार्थ निकलता है वही जो है द्रवित होकर के द्रवित पदार्थ जो होता है, मतलब गीला गीला पदार्थ होता है वो एकदम लाल होता है, उसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, जो लावा का रूप धारण करता है, यह आपको ध्यान रखना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। मतलब ऐसा होता है, ये भूपर्पटी के अंदर होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कभी कभी जो है ये हमेशा जब बाहर निकलते हैं तो ज्वालामुखी का रूप लेते हैं। हम ज्वालामुखी भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टॉपिक दूर है वो, हम क्योंकि वो आपदाओं में पढ़ेंगे, इसलिए जो है इसको आप बिल्कुल से सिंपल समझ लीजिए। ज्वालामुखी से जो कभी जो अंदर हमारी पृथ्वी के अंदर लावा है, ये अंदर घुमड़ता रहता है। मतलब कभी कभी इसमें गैसें बन जाती हैं जो घुमड़, जैसे कि आप इसकी क्रिया समझने के लिए आप अपने आप से समझ सकते हैं।
जैसे कि आपका कभी कभी जो आपके पेट में गैस बनने लगती है तो आपका पेट जो है खलबली मचाने लगता है और झटपटाने लगती हैं गैसें जो है अंदर जो है मुरड़न सी बनाती हैं और हमें दर्द होने लगता है। सेम यही क्रिया जो है पृथ्वी के अंदर होती है। ये गैसें जो लावा हमारा है ये गैसों के रूप में परिवर्तित होता है, वो उमड़ती रहती हैं और वो गैसें बाहर निकलने की जो है रास्ता ढूंढने लगती हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो ये जब बाहर नहीं निकल पाती हैं तो लावा कभी कभी ऐसा होता है पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है और वह ठंडा होकर के ठोस पदार्थ बन जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मैग्मा के धीरे धीरे ठंडे होने के कारण ये दोनों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है। जो हमारा ग्रेनाइट पत्थर है ये ऐसी ही शैल का उदाहरण है, अंतर्भेदी शैल का। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो डोलेराइट, मैग्नेटाइट, सिल और जो है डाइक, ठीक, आदि भी अंतर्भेदी शैल के रूप हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लेई मसाले तथा दानों का चूड़ बनाने के लिए हम जिस प्रकार के अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है वह अंतर्भेदी शैल ग्रेनाइट पत्थर के बने होते हैं। आपने अपने घर पर जो है सिलवट देखी होगी जिस पे मम्मी जो है मसाला पीसती हैं, वो ग्रेनाइट पत्थर का ही बना होता है। इसमें कोई दो राय नहीं, आप उसको उठा करके हाथ में ग्रेनाइट पत्थर को देख सकते हैं। फिर अगला हमारा है बहिर्भेदी शैल, ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाला रक्त तप्त द्रवित मैग्मा, ठीक है, ज्वालामुखी से निकलने वाला रक्त तप्त द्रवित मैग्मा जब बाहर निकलकर शीतलन के कारण ठोस रूप धारण कर लेता है तो बहिर्भेदी शैल कहलाता है। चूँकि यह तेजी से ठंडा होता है इसलिए इसके रवे दानेदार बहुत छोटे होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ज्वालामुखी से निकलने वाला रक्त तप्त द्रवित मैग्मा जब बाहर निकलकर शीतलन के कारण ठोस रूप धारण, मतलब बहिर्भेदी शैल ये होते हैं जैसे कि जब अंदर होते हैं तो उसको अंदर भेदी जो है शैल कहते हैं, ठीक है। और जब ये बाहर लावा निकलता है और बाहर निकल करके वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। और मतलब ये भी तो तप्त होता है, तो जब बाहर निकल के शीतलन के कारण ठोस रूप धारण करता है, ठंडा हो जाता है, तो बहिर्भेदी शैल का निर्माण करता है। चूँकि यह तेजी से ठंडा होता है इसलिए इसके रवे दाने जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे है बेसाल्ट बहिर्भेदी। बेसाल्ट जो एक पत्थर आता है ये बहिर्भेदी शैलों का सबसे जो है उपयुक्त उदाहरण है। दक्कन का जो पठार है हमारा ये जो है ऐसी ही बेसाल्ट शैलों से ही निर्मित है। ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारा दक्कन का पठार है ये बेसाल्ट शैलों से ही निर्मित है। इसके बारे में दो इम्पॉर्टेंट जो है नोट्स हैं हमारे पास, इनको पढ़ लीजिए। दक्कन के पठार बहिर्भेदी शैल के क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है जिसे रेगण कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगण कहते हैं। आपको रेगण कहते हैं, कुछ लोग रेगुड़ भी कहते हैं। तो चलिए इसको आगे देख लेते हैं हम। ये आपको ध्यान रखना, दक्कन का पठार जो है वो काली मिट्टी है वहाँ पर, और इसका जो निर्माण है वो क्या कहते हैं बहिर्भेदी शैलों से ही हुआ है, ठीक है। और काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की फसल उपजाई जाती है। आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जा चुका है कि कपास के फसल के लिए कौन सी मिट्टी लाभप्रद होती है, तो यहाँ पर आप इसको बता सकते हैं काली मिट्टी, ठीक है। अगला है हमारा अवसादी शैल। कौन सा है? अवसादी शैल। शैल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों को अवसाद कहा जाता है। मतलब शैल जो होते हैं वो लुढ़कते हैं, टकराते हैं, एक दूसरे से चटकते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है। इस प्रकार इनमें जो है छोटे छोटे टुकड़ों में ये बदल
जाते हैं। ये अवसाद जो हैं, जो बदले हुए अवसाद होते हैं, जल आदि कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा दिए जाते हैं, मतलब जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दब कर, मतलब जो है दब जाते हैं, सुदृढ़ और कठोर होकर सैल के रूपी परतें बनाते हैं। इन प्रकार की निर्मित सैल अवसादी सैल कहलाती हैं। इनमें परतें भी पाई जाती हैं और जो है इसमें जीवावशेष भी पाए जाते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। इन सैलों के निर्माण के दौरान इनमें जानवरों, सूक्ष्म जीवों एवं पौधों का निवास होता है, इसलिए इस प्रकार की सैलों में जीवावशेष पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर आप जानते होंगे, चीका मिट्टी आपने देखी होगी, औषधि सैलों का उपयुक्त उदाहरण है। ठीक है, बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी, ये जो है औषधि सैलों का जो है उपयुक्त उदाहरण है। इसके अतिरिक्त चूना पत्थर आप जानते होंगे, कोयला और जो स्पिट है, खड़िया मिट्टी है, जिप्सम सल्फड़ी है और तथा नमक है, ये भी जो है इसके उपयुक्त उदाहरण हैं। ठीक है, अगला आता है, हम आगे पढ़ लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, इग्निस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के, ठीक है, इग्निस शब्द से बना है। ठीक है, इग्नियस शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ आग होता है। क्या होता है? आग। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपसे पूछा सकता है कि जो हमारा इग्निस शब्द है किससे बना हुआ है, तो आपको बताना है इग्नियस शब्द जो लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ आग होता है। क्या होता है? आग। फिर अगला है हमारा जीवावशेष केवल औषधि सैलों में ही पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो जीवों के अवशेष हैं ये सिर्फ औषधि सैलों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही पर्पटी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के आयतन का केवल 5% हिस्सा ही पर्पटी है। ठीक है, और जो मेंटल है ये 16% है और क्रोड जो हमारा है वो 85% है। मतलब सबसे जो बड़ी परत है वो हमारी क्रोड है। कौन सी है? क्रोड, इंग्लिश में कोर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आते हैं हम रूपांतरिक सैलों पर। ठीक है, अग्नेय व औषधि सैल। आपको हमने अग्नेय सैलों के बारे में भी बताया, औषधि सैलों के बारे में बताया। तो इन्हीं का जो परिवर्तित रूप होता है वो कायांतरित सैल या रूपांतरिक सैल कहलाता है। तो चलो देख लेते हैं। अग्नेय व औषधि सैल उच्च ताप पर एवं दाब के कारण कायांतरित सैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सर्वाधिक कठोर चट्टानें हैं तथा इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, या जीवाशेष नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट, ठीक है, चूना पत्थर, संगमरमर, ठीक है, उच्च ताप और दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अतः स्लेट एवं संगमरमर कायांतरित सैलों का उपयुक्त उदाहरण हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारा संगमरमर पत्थर है और जो है स्लेट है, ये जो है रूपांतरित या कायांतरित सैलों के उपयुक्त उदाहरण हैं। ठीक है, फिर अगला है सैल चक्र। इसको आप देख लीजिए, जो सैल चक्र हमारा है चलता रहता है हमेशा। इसको भी देख लेते हैं। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सैल चक्रीय प्रकार की सैल एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जो हमारी सैलें हैं ये हमेशा एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। इसी चक्र को आगे हम पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से ये परिवर्तित होते हैं। एक सैल से दूसरे सैल में परिवर्तित होने की क्रिया को सैल चक्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सैल चक्र किसे कहते हैं? तो एक सैल से दूसरे सैल में परिवर्तित होने की क्रिया ही जो है सैल चक्र कहलाती है। फिर अगला है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सैल बनाता है। अब इसको आप ढंग से समझना, क्योंकि यह हमारी पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, कैसे क्या होता है, हमारी जो सैल चक्र है कैसे चलता है। तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सैल बनाता है। ये अग्नेय सैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर औषधि सैल का निर्माण करते हैं। ताप व दाब के कारण ये अग्नेय या औषधि सैल
कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है, जो पुनः आग्नेय सेल का रूप धारण कर लेता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसको हम एक बार पुनः पढ़ लेते हैं जिससे कि आपकी क्लियर समझ में आ जाए। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप व दाब के कारण ये आग्नेय या अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना, मैग्मा से जो है आग्नेय सेल बन जाती हैं और आग्नेय सेल टूट फूट करके जो है जल के माध्यम से स्थलों तक पहुंचती हैं और वहां पर ये अवसादी सेल का जो है रूप लेती हैं और अवसादी सेलें पुनः पृथ्वी में दबकर उच्च ताप और दाब के कारण जो है पिघल करके लावा का रूप ले लेती हैं, मैग्मा का रूप ले लेती हैं। फिर मैग्मा जो है ये चक्र हमेशा चलता रहता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इसे जो है अपने दोस्तों में शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम रोज़ जो है अपडेट करते रहते हैं। और जो है हमारे उत्साहवर्धन को बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको। ठीक है, धन्यवाद।